गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। टुडे वी आर लर्निंग व्योम हिंदी व्याकरण कक्षा 5, पेज नंबर 5, चैप्टर 1 भाषा और व्याकरण। नेताजी चुनाव प्रचार करने आए हैं। वे मंच पर भाषण दे रहे हैं। जनता उनका भाषण सुन रही है। आपको दिख रहा है पहले चित्र में ये क्या कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं और जनता उनकी भाषण सुन रही है। दूसरा चित्र देखिए बच्चों। सुरेखा दीदी ने कक्षा में कुछ प्रश्न पूछे। बच्चों ने उन प्रश्न के उत्तर लिखे। दिख रहे हैं बच्चे आपको लिखते हैं। सबने अपनी अपनी कॉपी पर लिखे उत्तर सुरेखा दीदी को दिखाए। सुरेखा दीदी ने बारी बारी उन्हें पढ़ा। अब ध्यान दीजिए, नेताजी और जनता के बीच विचारों का आदान प्रदान मौखिक रूप में हो रहा है। इसमें बोलने और सुनने का काम हो रहा है। बराबर, नेताजी बोल रहे हैं और जनता सुन रही है और सुनकर उनकी बात समझ रही है। अब दूसरा देखिए, सुरेखा दीदी और बच्चों के बीच विचारों का आदान प्रदान लिखित रूप में हुआ है। इसमें लिखने और पढ़ने का काम हुआ है। बराबर, बच्चों ने लिखा और सुरेखा दीदी ने उससे पढ़कर समझा, इसलिए इनका आदान प्रदान किस तरह हुआ, लिखने और पढ़ने से हुआ। अपने भावों को या विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने को का जो साधन है उसे भाषा कहते हैं। भाषा के भेद। भाषा के दो भेद हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा, भाषा का वह रूप जिसमें विचारों का आदान प्रदान बोलकर या सुनकर किया जाए उसे मौखिक भाषा कहलाता है। लिखित भाषा, भाषा का वह रूप जिसमें विचारों का आदान प्रदान लिखकर या पढ़कर किया जाए उसे लिखित भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा, सांकेतिक का एक रूप सांकेतिक रूप भी है जब हम संकेतों द्वारा अपने विचार प्रकट करते हैं। सांकेतिक भाषा किस लिए होते हैं, जो लोग कैसे होते हैं, गूंगे और बहरे होते हैं, वो सांकेतिक भाषा का उपयोग करते हैं। ध्यान दीजिए, जिस भाषा को बच्चा अपने परिवार से या आसपास से सबसे पहले या सहज रूप से सीखता है वही उसकी मातृभाषा होती है। लिपि, भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिस साधन का सहारा लिया जाता है उससे लिपि कहा जाता है। किसी भाषा की लिपि के लिए उस भाषा में कुछ चिन्ह बना लिए गए हैं। इन चिन्हों को जोड़कर हम अपनी बात उस भाषा में लिख सकते हैं। मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने वाले चिन्हों को लिपि भी कहते हैं। इन चित्रों को देखिए, ये देखिए चित्र। शरद एक मराठी युवक है। वह मराठी भाषा का समाचार पत्र पढ़ रहा है। मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। ये आपको ध्यान देना है कि मराठी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी। अब दूसरा चित्र। अब्दुल्ला एक कश्मीरी युवक है। टेलीविज़न पर वह कश्मीरी भाषा से प्रसारित होने वाला कार्यक्रम देख रहा है। कश्मीरी भाषा की लिपि फारसी है। कौन सी है, फारसी। स्मिथ एक अंग्रेजी युवक है। वह बस से आगरा जाना चाह रहा है। वह अंग्रेजी भाषा में लिखी समय तालिका पढ़ रहा है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। महात्मा जी हिंदी में प्रवचन दे रहे हैं। बीच बीच में वे संस्कृत के श्लोक भी सुना रहे हैं। हिंदी और संस्कृत भाषाओं की लिपि देवनागरी है। श्रीमती आहूजा पंजाब केसरी पढ़ रही है। यह पत्रिका पंजाबी भाषा में छपी है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी है। आपने देखा कि अलग अलग भाषाओं की लिपियाँ अलग अलग होती है। हाँ, कुछ भाषाओं की लिपियाँ समान भी होती है, जैसे कि मराठी, हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी है। व्याकरण। अब तक आपने पढ़ा कि लिपि का भाषा में महत्वपूर्ण स्थान है। यह ध्यान देना आवश्यक है कि किसी भी भाषा में जो कुछ आप लिखना या बोलना चाहते हैं वह सही ढंग से लिख या बोल रहे हैं।
सुनने वाला या पढ़ने वाला आपकी बातों का ठीक ठीक अर्थ समझे जैसा आप कहना चाहते हैं। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए जिस साधन का सहारा लिया जाता है उसे व्याकरण से नाम से जाना जाता है। क्या कहा गया बच्चों कि हम जो बात बोल रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, एकदम शुद्ध होना चाहिए, व्याकरण के अनुरूप होना चाहिए। अगर हम कुछ बोले और सामने वालों को समझ में ना आए तो हमारी भाषा गलत है। इसलिए हमें हमारी भाषा शुद्ध करने के लिए व्याकरण के साधन का उपयोग करना पड़ता है। वह साधन जो हमें किसी भाषा को बोलने, पढ़ने या लिखने का व्यवस्थित ज्ञान कराता है व्याकरण कहलाता है। व्याकरण हमें बतलाता है कि किस प्रकार की भाषा शुद्ध और कौन सी अशुद्ध। जैसे अच्छा गोपी है नाचती, तो ये कैसे हो गए अशुद्ध, ये इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, ये सेंटेंस कैसा है, गलत है। गोपी अच्छा नाचती है, ये कैसी हो गई, शुद्ध भाषा हो गई, ये हमने सही सेंटेंस बोला, इसलिए ये भाषा हमारी शुद्ध है। आप घर पे भी इसका एक एग्जाम्पल कर सकते हैं। व्याकरण वह साधन है कि जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। पहले वाक्य में शब्द व्यवस्थित ढंग से नहीं रखे गए हैं, अतः बना वाक्य अशुद्ध है। दूसरे वाक्य में वे शब्द व्यवस्थित करके लिखे गए हैं, अतः वह वाक्य शुद्ध है। इन शब्दों को व्यवस्थित क्रम देने के लिए व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराया जाता है। इन नियमों के लिए व्याकरण के 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। चलो हम देखते हैं। वर्ण विचार, इसमें वर्णों या अक्षरों के आकार, उनका उच्चारण एवं उनके मेल से संबंधित नियमों के बारे में पढ़ा जाता है। शब्द विचार, इसमें शब्दों की बनावट, उनकी उत्पत्ति, उनके भेद, उनकी रचना आदि नियमों के बारे में पढ़ा जाता है। वाक्य विचार, इसमें वाक्यों की बनावट, उनके भेद, उनकी रचना आदि नियमों के बारे में पढ़ा जाता है।